Get ready for the dictation. Start. महोदया, मैं सर्वप्रथम अपने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक 1962 पर अपने मूल्यवान विचारों से हमें और सदन को लाभान्वित किया। बहुत सारे प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने रखा है, जिनके पीछे औचित्य है। परिषद की बैठक के संबंध में जो आप लोगों ने चर्चा की है, मेरा भी ख्याल है, विश्वास है कि परिषद की एक बैठक होनी ही चाहिए, पर और कई बैठकें भी होनी चाहिए, क्योंकि बैठक एक होती है जिसमें पूर्ण रूप से काम की समीक्षा नहीं होती। इसलिए मैं भी मानता हूं कि बैठक बढ़ानी चाहिए। अंबेडकर साहब ने प्रश्न उठाया है कि आदिवासियों के अंदर बीमारी है। जो भी बीमारी हो, किसी भी कारण से कोई भी नागरिक अगर विकलांग होता है तो उनको भी हम विकलांग की सूची में मानते हैं। उन्हें विकलांग नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। यह प्राकृतिक प्रदत्त भी होता है, दुर्घटना के कारण भी होते हैं, कभी कभी आँख में दवा लगाने से भी हो जाता है, शारीरिक रूप से पिछड़ा हो गया। तो इस तरह से जिन भी कारणों से कोई भी देश का नागरिक विकलांग होता है, प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बावजूद विकलांग होता है, तो वह विकलांगों की सूची में निश्चित रूप से आता है। दूसरी बात, जो आपने विकलांगों की संख्या की बात कही है, अभी तो सरलता से नमूना सर्वेक्षण हो सकता है, पर जिस तरह से सर्वेक्षण की बात कही गई है वह मुश्किल से होगा। इसमें ये आंकड़े आएंगे, पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनकी संख्या कम नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकी संख्या 1,20,00,000 पहुँचती है, मगर आबादी के अनुपात से संख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एक बात आपसे निवेदन करूँगा कि यह सहानुभूति के पात्र नहीं है, हमारे कर्तव्य का प्रतीक होने के लिए। समाज में जो यह बातें हैं कि लोग समझते हैं कि विकलांगों के प्रति, चाहे सामाजिक विकलांग हो, आर्थिक विकलांग हो, शारीरिक विकलांग हो या जो भी निर्बल है, उसके प्रति सरकार को या व्यक्ति को या समाज को कर्तव्यपरायण होना चाहिए, न कि सहानुभूति दिखलानी चाहिए। मैं इसे नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि निर्बलों को ऊपर उठाएं। हमारी सहानुभूति नहीं, सहानुभूति के अंदर यह भावना है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। महोदया, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह हमारे परिवार की व्यक्ति है, हमारे घर का व्यक्ति है, हमारे समाज का व्यक्ति है। इस कर्तव्य परायणता का अभाव हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमें सेवा इनको देनी चाहिए वह सेवा इनको नहीं मिलती है। तीसरा यह है कि किसी परिस्थिति में यह विधेयक हमें लाना पड़ा। जैसे कि रजनी रंजन साहा जी ने ठीक ही कहा और उन्होंने सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि पिछली शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में इस पर गहराई से सोचा गया और भारतीय पुनर्वास परिषद अब तक कार्यकारी शक्तियों के आधार पर चलती थी, जिससे जो लाभ उन तक पहुंच सकता था वह नहीं पहुंचा। लेकिन कानूनी दर्जा देने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम आपके सामने यह बिल लाए हैं। मैं बोलने जा रहा हूँ। हमारे माननीय सदस्य ने बहनों के संबंध में कहा, किसी परिस्थितिवश वह बांझ अवस्था में जाती है, उन्हें भी विकलांग अवस्था में मानते हैं। माननीय सदस्य ने
एक और प्रश्न उठाया है कि सरकारी नौकरियों में उनके लिए क्या प्रावधान है। उनके लिए 3% का प्रावधान है। एक बात और मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह के जो भी पत्र हैं, जो भी विकलांग है, असमर्थ है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है, योग्य हैं, लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि 3% तो उनके लिए निश्चित है ही। इसके अलावा भी हम 3 विभागों को उनके लिए पत्र लिखते हैं। यह हम अपना कर्तव्य समझते हैं, हमारा यह फर्ज है। सार्वजनिक क्षेत्र में जितने उद्योग धंधे हैं, मैं उन्हें भी लिखने के लिए तैयार हूँ। जो निजी क्षेत्र में भी है, उनके पास भी मैं विकलांग भाइयों और निर्बल भाइयों के संबंध में अपनी सिफारिशें, अपनी अनुशंसा नौकरी के लिए भेजने के लिए प्रस्तुत हूँ। सिर्फ उत्तर इतना है कि आपका पत्र भेजने के लिए हमारे पास इसके संबंध में चला जाए और यह आधार बन जाता है उनकी मदद करने का। अन्यथा सीधे पत्र आता है तो छानबीन करने में समय लग जाता है। अगर माननीय सदस्य अनुशंसा से किसी भी व्यक्ति के बारे में जो निर्बल, कमजोर, विकलांग या असहाय है लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप से संबंधित विभाग से निवेदन करूंगा। स्टॉप।